आदिवासी कुपोषण में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। नंबर 1 पे है। से अस्पताल में बच्चे दाखिल हैं, उसमें जो खाना दिया जा रहा है उसे देख के आपको शर्मिंदगी होगी। मेरे फादर विधायक हुआ करते थे 96 में, तब वहाँ डॉक्टर की पदस्थापना हुई। उसके बाद इस साल डॉक्टर की पदस्थापना सरकार ने की। उसमें मॉस्किटो नेट नहीं दिया जा रहा है, जो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, जो ट्रांसमिशन सीजन के पहले लार्वा टेस्ट करना चाहिए वो टेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये एलिगेशन भी आप पे लग सकता है कि आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। करीब 1 हफ्ते पहले दिल्ली में कुछ अंग्रेजी अखबारों में हमने एक खबर पढ़ी और खबर ये थी कि बैगा आदिवासी बच्चों की मौत हो रही है मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के जंगलों में, और मौत की सही वजह पता नहीं चल रही थी। इन खबरों में प्रशासन के हवाले से ये भी बताया गया कि प्रशासन ने कुछ सैंपल्स जमा करके पुणे, कलकत्ता की लैब में भेजे हैं और काफ़ी सीरियसली प्रशासन इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें लगा कि हमें बालाघाट जाना चाहिए और ज़मीन पर क्या हालात हैं उनको समझना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी था कि बैगा आदिवासी समुदाय, आदिवासियों में भी वो समुदाय है जिसे पीवीटीजी कहा जाता है, विशेष रूप से संरक्षित जनजाति कहा जाता है। यानी कि ये वो जनजाति है जिसकी जनसंख्या में ठहराव या कमी एक चिंता का विषय है, और इसीलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार इनको संरक्षित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अलग से योजनाएं बनती हैं, अलग से फंड आता है। तो जब हम लोग ज़मीन पर पहुंचे तो पता चला कि प्रशासन के हवाले से जो खबरें दिल्ली में हमने पढ़ी उसमें जो मौत का आंकड़ा आ रहा था 6 या 7 बच्चों का, ये आंकड़ा सही नहीं है, बल्कि मौतें उससे ज़्यादा हुई हैं। और इस तथ्य को पब्लिक डोमेन में लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है संजय उइके। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय उइके साहब, आपने जो डिस्प्यूट किया सरकार के आंकड़ों को, उसका आधार क्या था? कैसे आपको ये आपके संज्ञान में आया कि मौतें दरअसल ज़्यादा हो रही हैं? देखिए, ये जहाँ ये घटना घट रही है, ये पूरा हमारा जो जिनको हम विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मध्य प्रदेश में दिया गया है भारत सरकार द्वारा, इसमें हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लोग रहते हैं। वहाँ जहाँ सबसे पहले शुरुआत हुई, वहाँ के सरपंच हैं मिस्टर परशुराम जी ध्रुवे। उनकी जानकारी में ये आया 2 मौत के बाद तीसरा जब घटना घटी, तीसरे बच्चे की जब डेथ हुई, तो उसके परिवार के सदस्यों ने उससे संपर्क किया, उनको इस बात की जानकारी दी। तो उन्होंने एसडीएम को फ़ोन किया कि आप यहाँ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में बीमारी फैल चुकी है और मौतें हो रही हैं। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और यहाँ टीमें लगाई गई। टीमें लगाने के बाद सतत निगरानी भी किया जाता रहा प्रशासन की ओर से, लेकिन उसके बाद भी मौतों का जो ख़त्म होने का जो आंकड़ा था वो रुका नहीं, वो बार बार बढ़ता ही गया। राजवाल की जब इन्होंने जो शिविर लगाया था, इन्होंने जो कैंप लगाया था, वो केवल 3 ग्रामों को किया था, एक कुंडे कसा, बुंदारी और कोरका को, और थोड़े बहुत अगल बगल भी वो स्क्रीनिंग कर रहे थे। उसका दायरा इन्होंने बढ़ाया नहीं था। लेकिन ये बीमारी काफ़ी बहुत सारे क्षेत्रों में फैल चुकी थी, और जितने मैंने संपर्क किया, मेरे अच्छे लोग हैं वहाँ, उनसे मैं सतत मेरा संपर्क बना रहता है। सभी लोगों से जब मैंने बात किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, वहाँ के कार्यकर्ता हो, वहाँ के सरपंच हो, सचिव हो, सबसे जब मैंने जानकारी प्राप्त किया तो मुझे जानकारी ये मिली कि ये मार्च के बाद से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मलेरिया हो, निमोनिया हो और मीज़ल्स हो और स्किन डिसीज़ के कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ हो रही है। तो वो आंकड़े मैंने कलेक्ट किया। कम से कम प्रशासन के नॉलेज में जानकारी आनी चाहिए कि प्रशासन के सरकार तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि ये केवल एक छोटे से एरिया में नहीं है, ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है और इस पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे बच्चों की जान गई है। इसलिए मैंने समझा एक विधायक होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि इस बात को मैं रखूं, और इसने मैं सभी पत्रकार साथियों के सामने रखा। अच्छा संजय उइके जी, ये बताइए कि जो सरकार का रिस्पॉन्स है
उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि सरकार का ये दावा है कि जैसे ही उसकी जानकारी में चीज़ें आई, इमीडिएटली ज़मीन पे अमला उतरा और वहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, सर्वे कराए गए, और वो जो अभी भी चल रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है। आप सरकार के रिस्पॉन्स को कैसे रेट करते हैं? देखिए, जब शुरुआत में ये बात सरपंच ने जब प्रशासन तक पहुंचाई थी तो एक छोटा अमला और एक डॉक्टर लगा के इन्होंने उसका दायरा बनाया था। लेकिन जैसे ही मैंने मौत के आंकड़े बताए कि सच्चाई ये है जमीन की, एक केवल 7-8 नहीं, बहुत सारे बच्चों की जान गई है जी। तो प्रशासन फिर हरकत में आया। जब प्रशासन हरकत में आया तो इन्होंने टीम बनाए, फिर उन्होंने 40 गांव का 2 जोन बनाया और 40 गांव को उसमें लिया और फिर बड़ी टीमें फिर इन्होंने लगाया और फिर उसकी स्क्रीनिंग प्रारंभ की। लेकिन जब इन्होंने स्क्रीनिंग का प्रारंभ किया उसके बाद भी कुछ डेथें हुई। प्रशासन जागा, काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है जैसा कि निकल के आ रहा है, मीजल्स का संक्रमण हुआ है, मलेरिया तो हाई रिस्क जोन, ये पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हाई रिस्क जोन ये क्षेत्र ही है, बैगा बाहुल क्षेत्र है। तो और पीने के पानी की भी समस्या है, यहाँ पर नल जल लग गया है, लेकिन बहुत सारी बसाहट ऐसी है जहाँ अभी भी वो झिरिया का पानी पीते हैं, हमें पता चला है। तो वो अभाव है ही है। और ये इसलिए भी इनको विशेष पिछड़ी जनजाति में रखा है कि इनके यहाँ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से ये पिछड़े हैं। जोग्राफिकली भी आइसोलेटेड हैं, थोड़ा दूर रहते भी है। अब हमारे ट्राइब्स तो जंगल में रहने वाले लोग हैं, पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की सेवा करने वाले लोग हैं, तो प्रकृति से प्रेम है तो वो रहते हैं, वो स्वाभाविक है। इतने सालों से रह रहे हैं तो अपना कल्चर नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार का दायित्व बनता है कि उन तक वो सुविधाएं पहुंचाएं। जब एक घटना हुई, प्रशासन हरकत में आया, जब मैंने कहा उसके बाद में प्रशासन बहुत तेज़ी में हरकत में आया। अभी ज़रूर प्रशासन कर रहा है, लेकिन मौतों का जो आंकड़ा है वो थोड़ा थमा ज़रूर है, लेकिन अभी जैसी जानकारी लग रही है और भी जगह में इसका फैलाव होता जा रहा है। वही के सब हम कई गाँवों में गए जहाँ मौतें हुई हैं, वहाँ भी, जहाँ मौतें नहीं हुई हैं लेकिन बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, वहाँ भी पहली नज़र में ही ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे नहीं, माएँ भी कुपोषित हैं। लेकिन बच्चों में मुझे लगता है कि कुपोषण भी शायद एक कारण है जिसकी वजह से वो झेल नहीं पाते हैं बीमारी को और मौत हो जाती है। इतनी सारी स्कीम्स हैं पोषण से जुड़ी हुई, बच्चों की ख़ास तौर पे, वहाँ ऐसी हालत क्यों बनी हुई है लगातार? देखिए, क्या है, सरकार केवल आंकड़ों का कर रही है। मैं बार बार जब से इस मुद्दे को उठाया हूँ, मैंने यही कहा कि मैं कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगा। मैं वो एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, हमारी हम सब की संवेदना उस परिवार के उन लोगों के साथ होनी चाहिए। आखिर कांग्रेस बीजेपी राजनीतिक दल की बात नहीं होनी चाहिए कि उन तक आखिर सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची। जैसा आपने कहा कुपोषण की बात, ये बैगा विशेष पिछड़ी जनजाति में कुपोषण बहुत है और मध्य प्रदेश तो नंबर 1 में है कुपोषण में। आदिवासी कुपोषण में पूरे देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। आदिवासी जो बसाहट है वहाँ पूरे देश में नंबर 1 पे, और उसका कारण ही ये है कि सरकार केवल आंकड़े पे कर रही है। मैं एक छोटा सा आपको बात बताना चाहूँगा कि 2024 में कैग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया मध्य प्रदेश की विधानसभा में, उस रिपोर्ट में इन्होंने टेक होम राशन, जो 0 से 3 माह तक के बच्चे को टेक होम राशन घर में पोषक तत्व के लिए घर में पहुँचा के राशन दिया जाता है, उस टेक होम राशन में पोषक तत्व विहीन टेक होम राशन बांटा गया। आप टेक होम राशन की बात कर रहे हैं, जिस अस्पताल में बच्चे दाखिल हैं उसमें जो खाना दिया जा रहा है उसे देख के आपको शर्मिंदगी होगी कि हम अपने नागरिकों को ऐसा खाना दे रहे हैं, वो भी बीमार बच्चों को। तो इसमें मतलब क्या ये कोई सरकार की जवाबदेही इसमें तय करने की? बिल्कुल, सरकार की जवाबदेही भी होती है। हम लोग बहुत सारे हॉस्टल्स भी जाते हैं। आपने जो कहा हॉस्पिटल की बात बिल्कुल सही है कि हॉस्पिटल में भी यही व्यवस्था है, और जो हॉस्टल्स हैं ट्राइबल हॉस्टल, वहाँ भी बाकायदा मीनू है कि हर दिन का क्या क्या भोजन मिलेगा, नाश्ते में क्या मिलेगा, दोपहर के खाने में क्या मिलेगा, शाम के खाने में क्या मिलेगा, चाय कब मिलेगा, नाश्ता कब मिलेगा। लेकिन देखा ये जा रहा है उसके लिए जो राशि दी जाती है जी, वो बहुत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। तो सरकार को हर बार हम लोग विपक्ष होने के कारण विधानसभा में ये मामला उठाते हैं, लेकिन सरकार इतनी असंवेदनशील है कि विपक्ष की आवाज़ को आप देख ही रहे हैं कि अगर विपक्ष सड़क में आएगा तो पुलिस मामले दर्ज कर देते हैं। हाउस हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ है, मेरे फादर भी रहे हैं, मैंने देखा हूँ कि 3-3 महीने हाउस चला करता था। अब तो बजट सत्र 1 हफ्ते में ख़त्म हो जा रहा है। भाई हमारा दायित्व है, अगर यहाँ से आवाज़ लोकल में हमारी आवाज़
कोई सुनाई नहीं हो रही है, तो हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपनी क्षेत्र की जनता की आवाज़ बन के जाएं, वहाँ आवाज़ उठाएं, लेकिन हाउस नहीं चल पाता है तो हम आवाज़ कहाँ उठा पाएँ, फिर सड़क में आना पड़ता है। जी संजय विके जी, जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो कुछ उंगली आपकी अपनी तरफ भी होती हैं। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपने आवाज़ उठाई, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एलिगेशन भी आप पे लग सकता है कि आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं देख रहा हूँ। मैंने पहले दिन ही कहा हूँ और कहता आया हूँ कि मैं इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता, लेकिन वे विशेष पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं। मैंने कई बार कई मंचों में इस बात को कहा हूँ कि सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें बिल्कुल हमारी भी कमी हुई है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कहते हैं कि उनमें जागरूकता फैलाना चाहिए, उनमें जो कैसे सुविधा नहीं पहुंची, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने खाते में लेते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अलावा हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जो ट्राइबल क्षेत्र में काम करते हैं, उन सब की कलेक्टिव जवाबदारी होती है कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही है जो हम वो नहीं कर पाए। जी, और ये जो पूरा इलाका है मिनरल से संपन्न है, यहाँ माइनिंग भी है और कुदरती तौर पे भी बहुत खूबसूरत है, फिर क्या वजह है कि ये बच्चों की मौत होती है और हर साल ये रिपीट होता है? इस साल तो ये क्योंकि ज़्यादा हुई और आप लोगों ने इसको उठाया, नेशनल लेवल तक ये बात पहुंची, सरकारी अमला ज़मीन पर गया है, लेकिन हमें ये लगा जब हम लोग इलाकों में गए कि बहुत मामूली चीज़ों से शायद इन मौतों को रोका जा सकता था। मसलन अगर आप मच्छरदानी दे देते, साफ़ पीने के पानी की व्यवस्था कर देते, टाइम से अगर आपने वैक्सीनेशन जैसा कोई कदम उठाया होता, क्या आपको या मेरी गलतफहमी है कि कुछ बड़े लेवल पर करने की ज़रूरत थी? नहीं, देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं फर्स्ट टाइम जब विधायक बना 2013 में, मैं प्रथम बार विधायक बना। 2015 में मैंने एक विधानसभा प्रश्न मध्य प्रदेश विधानसभा में लगाया यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। यहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर की जो कमी है जी, उनके लिए मैंने 2015 में भी विधानसभा प्रश्न लगाया। उसके बाद जब मैं दोबारा हुआ विधायक बना 2018 में, तब भी मैंने विधानसभा प्रश्न लगाया और लगातार उसके बाद जब तीसरी बार हुआ और 2021 से लगातार मैं 2025 तक लगातार मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स है, वार्ड बॉय है, फार्मासिस्ट है, बहुत सारे ऐसे पद, छोटे पद जो हॉस्पिटल में होने चाहिए, उनके लिए मैं बार बार विधानसभा प्रश्न लगाता आया हूँ कि इसकी पद पूर्ति करिए। जहाँ आज ये घटना घटी है वहाँ से 20 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी, मेरे फादर विधायक हुआ करते थे 96 में, तब वहाँ डॉक्टर की पदस्थापना हुई। उसके बाद इतना सतत प्रयास करने के बाद अभी इस साल डॉक्टर की पदस्थापना सरकार ने की है। तो ये जो पैरामेडिकल स्टाफ नहीं, अगर नर्स रहेगी, CHO रहेगी, ANM रहेगी, पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी, प्रॉपर वैक्सीनेशन होगा, दवाइयाँ मिलेगी, स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होंगी। अगर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर नहीं रहेगा तो फिर वो लोग भरोसा किस पे करेंगे? जो प्राइवेट डॉक्टर हैं। जी, और यही ये हुआ है यहाँ पर। जब शुरुआत दौर में पूरा जब सरकारी अमला आया तो सरकारी अमले पे ये भरोसा करने तैयार नहीं थे, उनकी दवाइयाँ खाने तैयार नहीं थे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये केवल कई सालों बाद दिखते हैं। अगर ये सेवाएं सतत बनी रहती, लगातार बनी रहती, तो इनका विश्वास होता और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती। तो ये एक सबसे बड़ा कारण रहा है। हम जब भी ये बात रखें तो एक ही चीज़ हमको विधानसभा में जवाब आती रही, जैसे ही PSC से पद स्वीकृत होगा हम पदस्थापना करेंगे। ये लगातार, मैं तीसरी बार विधायक हूँ तो लगातार तीसरी बार से उठाता आ रहा हूँ। तो बेसिकली ये जो एक रवैया देखा जाता है कि बैगा आदिवासियों के बच्चों की मौत के लिए उन्हीं को दोषी ठहरा दिया जाता है, बल्कि स्थिति जबकि ये है कि वहाँ है ही नहीं स्वास्थ्य सेवाएं, तो वो भरोसा कैसे करेंगे? देखिएगा, मैं जब पहली बार पहुँचा तो मेरे को 2 अधिकारी मिले जी, और उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा कि सर कुपोषण है एक, और दूसरा कहा हाइजीन का मसला उन्होंने उठाया। तो मैंने उनको कहा कि देखिएगा, ये विशेष पिछड़ी जाती है, ये आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो ये सबका दायित्व बनता है। हम उनको दोष देने के बजाय सरकार का, हमारा, आप सबका क्या दायित्व है भाई? जब ये हाई रिस्क मलेरिया जोन है और पूरे मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हाई रिस्क मलेरिया जोन है, तो जो इसको आप जो आंकड़ों में कम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप जो गांव है, मलेरिया जोन गांव है, बालाघाट ज़िले में जो गांव डिसाइड की है गवर्नमेंट ने, उससे अलग हट के आप अलग SOP जारी करते हैं। पहले ये कैटेगरी 3 में था,
इसको आपने आंकड़े कम करते करते कैटेगरी 1 में ला दिया, 2022 से कैटेगरी 1 में ला दिया। जब 1 में लाया तो उसके लिए अलग एसईपी हो गई, उसमें मॉस्किटो नेट नहीं दिया जा रहा है, जो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है, जो ट्रांसमिशन सीजन के पहले लार्वा टेस्ट करना चाहिए वो टेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसलिए ये स्थिति यहाँ बनी। ये माओवादी प्रभावित इलाका रहा बहुत लंबे समय तक, क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ तक नहीं पहुँची, डॉक्टर्स वहाँ नहीं जाना चाहते थे, नर्स आशा वर्कर वगैरह नहीं जाना चाहते थे? देखिए, मैं इस पे बहुत आपको बताना चाहूँगा कि प्रशासन, अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो अपनी पद बचाने, अपने जिन्होंने कर्तव्य का दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाया, अपने आप को बचाने के लिए कुछ समाचार में भी इस तरह का एक छपाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास है कहाँ आज से 2020 में, 21 में, 15 में, 18 में जब नक्सली क्षेत्र ये था, सरकार के हिसाब से जब ये नक्सली क्षेत्र था, सघन नक्सली क्षेत्र था, उन क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगे हैं, शिविर लगे हैं, लोगों ने वहाँ इलाज कराया है, सरकारी आंकड़े में। फिर उसके अलावा पुलिस विभाग स्वयं मेडिकल कैंप लगाता रहा है, जहां लोग आते रहे हैं, बड़ी संख्या में ट्रीटमेंट लेते रहे हैं, वो भी संख्या इन लोगों ने डिक्लेयर किया। लेकिन अभी तो ऐसा नज़र आता है कि बजाय जवाबदेही स्वीकार करने के, बजाय शर्मिंदा होने के, सरकार और प्रशासन पीठ थपथपा रहा है कि 20 साल में पहली बार, 25 साल में पहली बार वहाँ डॉक्टर गए हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पहली बार नहीं गए भाई जी। मेडिकल कैंप पहले से लगते रहे, ये आप ही के आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं, सरकारी चिकित्सालय के आंकड़े हैं, पहले कैंप लगे हैं, वहाँ आपने दिया है कि कितने डॉक्टरों, मतलब कितने पेशेंट आए, कितनों का इलाज किया, पुलिस के भी आंकड़े हैं, पुलिस के भी कैंप लगे, उनके लगे। तो ये कहना जो आपने कहा ना कि ये सिर्फ ये दिखाना का प्रयास करते हैं कि हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, मेरा कहना है कि भाई आप 8 बच्चों की मौत सरकारी आंकड़े बता रहे हो ना, तो आखिर 8 बच्चे की मौत हुई भी कैसे, क्यों हुई? 8 भी क्यों हुई? 8 भी क्यों? अगर वो आपके पास आ गया, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुए, आपने उनका ट्रीटमेंट लिया 4 दिन 5 दिन, उसके बाद घर आने के बाद अगर उनकी डेथ होती है। 2 बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, बहुत सीरियस हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रखा क्यों गया? उसको कहीं बाहर अच्छे चिकित्सालय में ले जाना था, बाहर अच्छे डॉक्टर को दिखाना था, क्यों नहीं लेके गया? तो इसका दोष कौन है? वो भी तो स्वीकार करना चाहिए ना जी। तो वो नहीं किया जा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, चूक कहाँ हुई जब आप लोगों ने या शुरुआत में, जैसे आपने कहा कि एक सरपंच थे पारस धुर्वे, जिन्होंने ये प्रशासन के भी संज्ञान में लेकर आए, आपने भी मुद्दा उठाया, क्या हल्के में लिया गया, क्या नॉन सीरियस तरीके से लिया गया इसको, उससे चूक हुई और ज़्यादा बच्चों की मौत हुई और इतने बड़े लेवल पे बीमारी फैल गई है? ये बात बिल्कुल सही है कि जो गलती प्रशासन से हुई, चूक हुई कि इन्होंने बहुत हल्के से लिया और इन्होंने सिर्फ उसी क्षेत्र में वो 3 गांव को फोकस करके जो कैंप किया, जबकि ये मामला काफ़ी बढ़ चुका था। जितने भी गांव अगल बगल में रहते हैं उन्हें बहुत हो चुका था और प्रशासन को समझने में काफ़ी देरी हुई कि आखिर है क्या। यहाँ से जब आईसीएमआर की टीम आई, आईसीएमआर की टीम आके सैंपल लेके गई और सैंपल में जब मीजल्स निकल गया, मलेरिया निकल गया, तब प्रशासन बहुत लंबे तेज़ी के साथ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं चूक तो है। जी, संजय विके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला। धन्यवाद सर। बैगा आदिवासी समुदाय उन समुदायों में है जो बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप नहीं है, और अक्सर वो समुदाय जो पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप नहीं होता है, उनके मुद्दे दबे रह जाते हैं, नज़रअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा वोट बैंक भी नहीं होते हैं। लेकिन बैगा आदिवासी बच्चों के मौत के मामले को जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि ने और यहाँ के स्थानीय मीडिया ने, ख़ास तौर पर जो छोटे सोशल मीडिया चैनल हैं, उन्होंने उठाया, उससे हम जैसे लोग जो दिल्ली में बैठे हैं उन तक बात पहुँची और आज कम से कम ज़मीन पर कुछ अमला उतरा है, कुछ मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम से कम बैगा आदिवासियों के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। ये आश्चर्य ही सही, लेकिन एक सुखद आश्चर्य है। एक दुखद घटना का एक सुखद पहलू ये है कि बैगा आदिवासियों पर चर्चा हो रही है, उनके स्वास्थ्य, उनके बच्चों की चिंता हो रही है।